हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे भूगोल का चैप्टर नंबर 3। भूगोल, भू संसाधन। भू संसाधन। अब भू संसाधन, सबसे पहले इसकी परिभाषा भू संसाधन की। भू संसाधन परिभाषा मानव द्वारा भूमि का उपयोग फसलें उगाने के लिए तथा चारागाह कर उगाने के लिए, इस सड़क के निर्माण के लिए, मैदान, इमारतें बनाने आदि के लिए होता है। अब पॉइंट नंबर 2 आता है भू मतलब भूमि उपयोग वर्गीकरण। भारत में जो भूमि है उपयोग की जानकारी भारत में भूमि उपयोग की जानकारी भू राजस्व रखता है। अब भूमि उपयोग वर्गीकरण नंबर 1 आता है वनों का अधीन क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वन विकसित होते हैं उन्हें वनों अधीन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वन विकसित होते हैं उन्हें वनों अधीन क्षेत्र कहते हैं। नंबर 2, बंजर व व्यर्थ भूमि। वह भूमि या ऐसी भूमि जिसको कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। वह भूमि जिसको कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, जिसपे फसल नहीं उगाई जा सकती, उस भूमि को बंजर या व्यर्थ भूमि के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर ये मरुस्थल में पाई जाती है। नंबर 3, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। ऐसी भूमि जिस पर ग्रामीण व शहरी सड़कें, उद्योग आदि सम्मिलित होते हैं, उसे गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, स्थायी चारागाह क्षेत्र। अब स्थायी चारागाह क्षेत्र किसे कहते हैं? वह भूमि जिस पर ग्राम पंचायत एवं सरकार दोनों का स्वामित्व होता है, उसको स्थायी चारागाह क्षेत्र भूमि कहते हैं। नंबर 5, विविध तक विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। वह भूमि या क्षेत्र जिस पर उद्यान व फलदार वृक्ष होते हैं, जिस पर उद्यान और फलदार वृक्ष होते हैं, इस प्रकार की भूमि पर व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है। नंबर 6, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ऐसी भूमि जिस पर दो चार मतलब ऐसी भूमि जिस पर 4 से 5 वर्षों से कृषि नहीं की गई हो, उससे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। ऐसी भूमि जिस पर 4 से 5 वर्षों तक कृषि नहीं की गई हो, उसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं। अर्थात योग्य कृषि के लिए योग्य तो है, लेकिन वो व्यर्थ है, 2-4 साल कृषि करके उसको छोड़ दिया गया। नंबर 7 आता है वर्तमान प्रतिभूमि। वह भूमि जिस पर 1 से 2 वर्षों तक कृषि करने के बाद छोड़ दिया जाता है, उसे प्रतिभूमि कहते हैं। 1 या 2 साल तक कृषि करी, उसके बाद उसको भूमि को छोड़ दिया, तो उस भूमि को प्रतिभूमि के नाम से जाना जाता है। नंबर 8, पुरातन भूमि। वह भूमि या वह कृषि योग्य भूमि जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम तक कृषि विहीन रहती है। मतलब 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्षों से कम जिस पे कृषि नहीं की जाती, उसे पुरातन भूमि के नाम से जाना जाता है। नंबर 9, निवल बोया क्षेत्र। ऐसी भूमि जिस पर कृषि मतलब फसलें उगाई व काटी जाती है, उसे निवल भूमि क्षेत्र कहते हैं। अगला पॉइंट आता है भू संसाधन, कृषि, कृषि फसल, भू संसाधन एवं कृषि। तो कृषि फसल ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण की फसलों को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। सबसे पहले रबी की फसल किसे कहते हैं? कि अक्टूबर से मार्च तक की अवधि में उगाई जाने वाली फसलों को रबी की फसल कहते हैं, जैसे गेहूँ, चना, जौ आदि। नंबर 2, खरीफ की फसल।
ये जून से सितंबर की अवधि में उगाई जाने वाली फसलों को, जून से सितंबर की अवधि के में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं, जैसे बाजरा, कपास, चावल आदि। जायद फसल कि अप्रैल से जून तक उगाई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहते हैं। अप्रैल से जून तक उगाई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहते हैं। इसमें तरबूज, ककड़ी, खरबूजे आदि आते हैं। अब इसमें एक डिफरेंस और मैं बता देता हूँ। रबी की फसल, ये समझ लेना कि जो दो शब्दों से फसल मिलकर बनी है वो रबी की फसल है। जो तीन शब्दों से मिलकर फसल बनी है वो खरीफ फसल है। और जायद फसल जो तीन से अधिक शब्दों से मिलकर बनी होती है। नोट: चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, तिलहन, सरसों, सोयाबीन, ये सभी खाद्यान्न फसलें होती हैं। अब यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में उगाई जाने वाली कोई तीन खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए जो खाने योग्य है, खाई जाती है। वो है रेशेदार फसलों में कपास और जूट आता है, जिसके रेशे बनाए जाते हैं। अन्य फसलों में गन्ना और चाय, गन्ने और चाय आती है, जो पेय पदार्थ है। उसके बाद अगला पॉइंट है कृषि के प्रकार, कि कृषि कितने प्रकार की होती है। भारत के अंदर कृषि कितने प्रकार की होती है। आर्द्रता के स्रोतों के आधार पर, आर्द्रता के स्रोतों के आधार पर भारत में कृषि, एक तो सिंचित कृषि, जिसको रक्षित कृषि भी के नाम से भी जानते हैं। एक वर्षा पर निर्भर कृषि, जिसको बरानी या उत्पादन सिंचाई कृषि भी कहते हैं। नंबर दो, वर्षा पर निर्भर कृषि, कि वर्षा पर निर्भर कृषि किसे कहते हैं, कि शुष्क, जैसे नंबर एक आती है वर्षा पर निर्भर कृषि, दो प्रकार की होती है। एक शुष्क भूमि कृषि, जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, या 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाए जाने वाली कृषि को शुष्क भूमि कृषि के नाम से जाना जाता है। जैसे शुष्क भूमि कृषि कहते हैं, जैसे बाजरा, मूंग, चना, ग्वार आदि। वर्षा पर निर्भर कृषि में नंबर दूसरा आता है आर्द्र भूमि कृषि, कि फसलों की आवश्यकता से अधिक जिस क्षेत्र में वर्षा होती है, फसलों की आवश्यकता से अधिक जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है उसे आर्द्र भूमि कृषि के नाम से जाना जाता है। जैसे चावल, जूट, गन्ना, क्योंकि इसमें अन्य जो फसलें होती हैं उससे उसकी अपेक्षा अधिक वर्षा होती है और इनको अधिक पानी की जरूरत होती है। अगला पॉइंट है भारतीय कृषि की समस्याएं, कि भारतीय कृषि है जो उसकी समस्याएं क्या है, कठिनाइयाँ क्या है उसको उगाने में। नंबर एक, मानसून पर निर्भर, सबसे पहले मानसून पर निर्भरता, भारत में कृषि ज़्यादा मानसून पर निर्भर होती है। मात्र सिंचित कृषि भारत के कुल कृषि क्षेत्र के एक तिहाई भाग पर ही होती है, जिस पे पानी दिया जाता है, सिंचाई की जाती है, वो मात्र भारत के कुल कृषि क्षेत्र के एक तिहाई भाग पर ही होती है। इसलिए ज़्यादातर जो कृषियाँ है वो मानसून पर भारत में निर्भर करती। नंबर दो, निम्न उत्पादकता, निम्न उत्पादकता, भारत में फसलों की उत्पादकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा कम होती है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में कृषि या फसलें फसलें जो होती हैं उनकी उत्पादकता कम होती है। भारत में ज़्यादातर गेहूँ, चावल, कपास प्रति हेक्टर पैदावार अमेरिका और जापान की तुलना में कम है। नंबर तीन, वित्तीय संसाधनों की बाध्यता एवं ऋणग्रस्तता, कि किसानों को भारत में उचित संसाधनों की कमी होने के कारण, जो किसान है भारत के अंदर, किसानों को भारत में उचित संसाधनों की कमी के कारण फसलों का खराब होना, जिससे किसान कर्जदार हो जाते हैं।
अगला जो है भूमि सुधारों में कमी, कि भूमि सुधारों को लागू न होने के कारण तथा कृषि योग्य भूमि का असमान वितरण जारी रहा, जिससे कृषि विकास में बाधा आई। जो भूमि कृषि योग्य है उसका वितरण नहीं किया गया, जिससे कृषि विकास में बाधा आई। अगला पॉइंट, वाणिज्यीकरण का अभाव। भारत में एक समस्या है और है कि वाणिज्यीकरण का अभाव। छोटे किसानों के पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन के लिए पर्याप्त भू संसाधनों का न होना। जो छोटे किसान होते हैं उनको अपनी ज़रूरत, भारत में छोटे किसानों के पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन के लिए पर्याप्त भू संसाधनों की कमी होने के कारण वह सिर्फ खाद्यान्न ही कृषि ही कर पाते हैं, मतलब अपने खाने योग्य, अपने खाने के हिसाब से ही उत्पादन कर पाते हैं। अगला, अल्प बेरोजगारी, ये भी एक समस्या है। भारतीय कृषि की अल्प बेरोजगारी भी एक समस्या है, क्योंकि भारतीय ऐसी चीज कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। जो बड़े क्षेत्र होते हैं ऐसी चीज कृषि वाले, उनमें बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पाई जाती है, जो 4 से 8 माह तक रहती है। अगला है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, ये भी एक समस्या है कि कृषि, भारत के अंदर कृषि योग्य भूमि का लवणता, मृदा क्षारता, कीटनाशक, रसायनों का अधिक प्रयोग करने के कारण भूमि की उर्वरता की जो क्षमता है उसमें कमी आना, जिसके कारण उत्पादन में, फसल उत्पादन में या कृषि उत्पादन में कमी आई, ये भी एक समस्या है। नोट, इस पाठ के इस या उस अध्याय के प्रमुख कुछ बिंदु हैं, जैसे हरित क्रांति, नई कृषि प्रौद्योगिकी तथा सिंचाई हेतु निश्चित जल आपूर्ति द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादन में होने वाली वृद्धि को हरित कृषि क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन सीधा ही बन जाता है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, कि नई कृषि प्रौद्योगिकी तथा सिंचाई हेतु निश्चित जल आपूर्ति द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादन में होने वाली वृद्धि को हरित कृषि कहते हैं। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई। गेहूं। अगला है ओस या अमन या बोरा किसे कहते हैं, कि पश्चिम बंगाल में किसान एक वर्ष में चावल की 3 फसलें उत्पादित करते हैं या 3 फसलें उगाते हैं, जिनको बोरा, ओस या अमन कहते हैं। चावल, भारत विश्व का 21.6% उत्पादन चावल का करता है। यहाँ भी क्वेश्चन बताया है कि भारत चावल का विश्व में कितना प्रतिशत उत्पादन करता है, तो 21.6% उत्पादन करता है। विश्व में गेहूं उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत का, और ज्वार का उत्पादन 16.5% करता है। विश्व में बाजरा का उत्पादन जो भारत करता है वो 5.2% करता है। दालें 11% उगाता है। मूंगफली 16.6% उगाता है। मक्का 3.6%, सरसों 2.5% उगाता है। ये थे पार्ट नंबर 3, भू संसाधन। ये बहुत ही इजी पार्ट है, लेकिन इन नोट्सों के जो मैं बना रहा हूँ, इन नोट्सों के बाहर से बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% इन्हीं नोट्सों में से आएंगे, और ये एग्जाम की तैयारियों के लिए भी बड़े अच्छे नोट्स हैं। इनको सही से पढ़ें और सही से देखें। और ये नोट्स बहुत ही इजीली और सरल भाषा में मैंने तैयार किए हैं।